लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय मतपत्रों से मतदान कराने की मांग कराने वाले को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। पिछले माह को हुई एक सुनवाई के दौरान जजों ने ईवीएम से चुनाव इसके पक्ष में दिए गए तर्कों को भी कुछ सवालों के साथ कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर ही दिया। जज ने ये जानना चाहा कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी की जाती है तो ऐसा करने वालों के लिए सजा का क्या प्रावधान है। तो आइए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ईवीएम से जुड़े कुछ कानूनी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब हुई तो क्या प्रावधान होगा। 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 58 में कहा गया है कि अगर किसी चुनाव में किसी मतदान केंद्र पर कोई भी मतपेटी गैर कानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की कस्टडी से ले ली जाती है, या फिर गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दी जाती है, या बैलेट बॉक्स खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, या उसके साथ परिणाम को प्रभावित करने के स्तर की छेड़छाड़ की जाती है, या किसी भी वोटिंग मशीन में वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान कोई मैकेनिकल एरर हो जाता है, या कोई ऐसा एरर या अनियमितता जिससे मतदान प्रभावित होने की आशंका हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत चुनाव आयोग को मामले की रिपोर्ट करेगा। उसके बाद चुनाव आयोग सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद या तो मतदान केंद्र पर मतदान को रद्द घोषित कर सकता है, या फिर उस मतदान केंद्र पर नए सिरे से मतदान का दिन, वक्त, जगह तय कर सकता है। अगर चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि उस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा, या कि वोटिंग मशीन की खराबी या प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो चुनाव आयोग ईसीआई रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे निर्देश जारी करेगा जो चुनाव के आगे संचालन के लिए सही होगा। तो चलिए अब पहले समझते हैं बूथ कैप्चरिंग पर क्या नियम होते हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 135A के मुताबिक जो कोई भी बूथ कैप्चरिंग का अपराध करेगा उसे जेल की सजा होगी। ये अवधि 1 साल से कम नहीं होगी, जिसे 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। अगर ऐसा अपराध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया हो तो उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बूथ कैप्चरिंग में ये गतिविधियां भी शामिल हैं। किसी मतदान केंद्र पर या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी के द्वारा कब्जा करना, मतदान अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीन सरेंडर करने के लिए मजबूर करना, या ऐसा कोई काम करना जो चुनावों के संचालन को प्रभावित करता है। किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लेना और केवल अपने या अपने समर्थकों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना और मतदान को रोकना। किसी भी निर्वाचन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर करना या डराना या धमकाना, और उसे वोट डालने के लिए मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर जाने से रोकना। किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा वोटों की गिनती के लिए किसी स्थान पर कब्जा करना, मतगणना अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीनों को सरेंडर करने के लिए कहना, और ऐसा कुछ भी करना जो वोटों की काउंटिंग को प्रभावित करता हो। नियम 56C के तहत रिटर्निंग ऑफिसर के इस बात से संतुष्ट होने के बाद वोटिंग मशीन के साथ प्रस्ताव में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वह उसमें दर्ज किए गए वोटों की गिनती कंट्रोल यूनिट में उपलब्ध रिजल्ट बटन दबाकर करेगा, जिस पर कुल डाले गए वोट और किसी उम्मीदवार को मिले वोट जिसके नाम के सामने डिस्प्ले पैनल पर दिखाई देंगे। चूंकि प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वोट कंट्रोल यूनिट पर दिखाई देते हैं, ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी फॉर्म 17C के पार्ट 2 के प्रत्येक उम्मीदवार को अलग अलग मिले वोटों की संख्या दर्ज करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 17C को पूरा करेगा और काउंटिंग सुपरवाइजर और उपस्थित उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों के हस्ताक्षर लेगा। नियम 56D के तहत जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, परिणाम शीट में की गई प्रविष्टियों की घोषणा के बाद कोई भी उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका चुनाव एजेंट या कोई भी काउंटिंग एजेंट किसी भी मतदान केंद्र के संबंध में प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में प्रिंटेड पेपर स्लिप की गिनती की जांच के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे सामान्य या विशेष दिशा निर्देश के अधीन मामले का फैसला करेगा और आवेदन को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है अगर वह उसे अनुचित लगता है। सब रूल 2 के तहत रिटर्निंग अधिकारी का प्रत्येक निर्णय लिखित रूप में होगा और उसके कारण बताए जाएंगे। अगर रिटर्निंग अधिकारी सब रूल 2 के तहत पेपर स्लिप की पूरी या आंशिक गिनती की अनुमति देने का निर्णय लेता है तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से गिनती करेगा। अगर कंट्रोल यूनिट और पेपर यूनिट की गिनती अलग अलग है तो वह परिणाम को पेपर स्लिप के तहत
फॉर्म 20 में संशोधित करें और रिजल्ट शीट पर साइन करें। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।